हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या सामान्य हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस सामान्य हिंदी से भी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, साथ ही मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और इनके अतिरिक्त भी कई सारे एग्जाम्स वो होती है जहाँ पर हिंदी विषय को अपने सिलेबस में शामिल कर रखा है और यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे उन क्वेश्चनों को कभी कभी सोल्व नहीं कर पाते हैं। लगता तो आसान है लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, यदि आप कभी चाहते हैं कि हिंदी में पूरे में से पूरे अंक हम प्राप्त करें और सीरियल से वीडियो अच्छे से मिले, ठीक है, तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि जब भी आप पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें और अपने जितने भी जरूरतमंद साथी हैं उन साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आप सभी देख ही चुके हैं कि मध्य प्रदेश जल प्रहरी ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जाम की डेट दी गई है। मतलब एग्जाम कब से स्टार्ट होनी, तो 24 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है। उसमें क्या योग्यता है और कितनी ऊंचाई मांगी जानी चाहिए, क्या दौड़ है, कितना गोला फेंक है, सब कुछ एक वीडियो में हमने बनाकर तैयार किया और वो वीडियो भी यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप में से कोई भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या बताइए, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में ये वर्णमाला का पार्ट 1 है। ठीक है, क्या बताए, वर्णमाला का पार्ट 1 है। तो चलो समझते हैं। वर्णमाला के पार्ट 1 को बेसिक से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सिर्फ एक ही निवेदन है कि लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो आप जब इस वर्णमाला को समझने का प्रयास करते हैं तो बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे बताए, भाष शब्द से बना है। और इस भाष शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भाष शब्द का अर्थ जो है आप सभी समझ ही रहे होंगे कि भाष शब्द का अर्थ क्या है। तो भाष शब्द का अर्थ क्या होता है, बोलना। भाषा की जो सार्थक इकाई है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या बताए, तो वाक्य है। क्या बताए, वाक्य। और इस वाक्य से छोटी इकाई क्या है बताए, तो उपवाक्य है। ठीक है, कभी प्रश्न आ जाए कि वाक्य से छोटी इकाई क्या है बताए, तो उपवाक्य है। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है बताइए, तो इस उपवाक्य से भी छोटी इकाई जो है वो क्या है बताइए, पदबंध। और इस पदबंध से भी छोटी इकाई क्या है बताइए, तो पदबंध से भी छोटी इकाई क्या है, पद, यानी कि जिसे आप क्या बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं। और इस पद से भी छोटी इकाई क्या है, तो पद से भी छोटी इकाई क्या है बताए, तो अक्षर, यानी कि जिसे आप सिलेबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिलेबल भी बोल सकते हैं। और इस अक्षर से भी छोटी इकाई क्या है बताए, ध्वनि। और इसी ध्वनि को आप क्या बोल सकते हैं, वर्ण या लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप देखना चाहें, क्या बताइए कि जो आप देख रहे राम शब्द है, कौन सा शब्द है, राम। ये राम एक शब्द है और इस राम शब्द में कितने अक्षर है, तो इस राम शब्द में ये 2 अक्षर है, एक रा है और दूसरा म है। लेकिन इसमें जब हम बात करें कि वास्तव में इसमें कितने वर्ण कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राम शब्द है इसमें 4 वर्ण है। यानी कि जब हम बोलते हैं राम, तो पहले क्या बोलेंगे, र। उसके बाद हम आ की मात्रा लगाएंगे, ये पहले र है। और र में कौन सी मात्रा लगेगी, आ की मात्रा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आम, तब जाके ये बनेगा क्या, रा। और फिर म बोलेंगे तो ये म। और म में जब लास्ट में म बोलते हैं तो उच्चारण किसका निकल कर जाता है, तो अ का। इस प्रकार से इस राम शब्द में अक्षर कितने हैं, तो राम शब्द में 2 अक्षर है। और वर्ण कितने बताए, तो वर्ण यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपने समझा कि जो भाषा है, ठीक है, क्या बताए, भाषा है। इस भाषा की सार्थक इकाई क्या है, ठीक है, भाषा किससे मिलकर बना है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये सब कुछ आपने देखा। अब हम देखते हैं, क्या बताइए कि जो वर्णमाला, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बताए, अल्फाबेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला को अपन जानेंगे, लेकिन वर्णमाला को जानने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि इसको बताए, वर्ण को। तो वर्ण में आप देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं बताइए, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, क्या बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और इस ध्वनि को आप क्या बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर समझाया था आपको कि इस ध्वनि को आप वर्ण या लेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ण या लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे आप, ध्वनि बताएंगे। और इस ध्वनि को क्या बोल सकते हैं, तो इस ध्वनि को वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले वर्णमाला की, किसकी बात कर ले हम, वर्णमाला की। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जो वर्ण होते हैं इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और भी चलो आगे देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या बताए, आगे की ओर हम देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए ये जो वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर अलग होते हैं और साथ यानी कि देखा लेखन के आधार पर अलग होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है और लेखन के आधार पर इस वर्णों की संख्या क्या है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो उच्चारण के आधार पर मूलतः हिंदी में 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। इन 45 वर्णों में से 10 तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 35 क्या होते हैं बताए तो व्यंजन होते हैं। ठीक है, कभी प्रश्न आ जाए कि जो हिंदी वर्णमाला है, तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। जबकि लेखन के आधार पर, किसके आधार पर, लेखन के आधार पर हम देखा जाए तो टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों में 13 तो स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं बताए तो व्यंजन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताइए। ठीक है, तो लेखन के आधार पर यहाँ पर कुल कितने वर्ण दिखाई देंगे आपको, 52, जिसमें 13 तो स्वर होंगे और 35 क्या होंगे, व्यंजन। ठीक है, और 4 इसमें क्या रहेंगे, संयुक्त व्यंजन रहेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है, तो नीचे की ओर हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन के अक्ष, अत्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनके ऊपर भी हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूज होता है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आप सभी को बता दूं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं बताए तो स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब हम अन्नाराम बोलते हैं बताइए अ आ ई ई उ इस प्रकार से, तो जो भी वर्ण हम बोलते हैं, यदि जो भी वर्ण हम बोलते हैं वह बिना दोनों होठों के टकराए, बिना दोनों दांतों के टकराए, ठीक है, बिना जीभ के टकराए, यदि हम स्वतंत्र रूप से बोल लेते हैं तो वह वर्ण क्या हो जाता है बताए, स्वर हो जाता है। जैसे यदि हम आ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से क्या बताए, हमारे ओठ क्या बताए ना ही आपस में टकराते हैं, ना ही हमारे आपस में दांत टकराते हैं, ना ही जीभ टकराती है, किसी भी प्रकार से वह हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, बताए तो जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वही वर्ण क्या क्या कहलाते बताए तो स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्वर क्या क्या है बताइए। तो यहाँ पर आपका अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये क्या है बताइए, तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र स्वर है। ठीक है, मतलब उच्चारण के आधार पर है। यदि हम ऋषि बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या बताए ऊपर तालू से जाकर टकराती है, हम ऋषि बोलते हैं तो। ठीक है, और जब हम अम बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ टकराते हैं, और अह बोलते हैं तो वहां पर घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में, मतलब ये ऋषि आम और लेखन की दृष्टि से यह स्वर में जोड़ दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में यह स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि बताइए यह हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए क्या बताइए तो ये आपका ऋषि और साथ ही आपका अम और साथ ही आपका अहम, यह उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माने जाते हैं, जबकि यह लेखन की दृष्टि से ही स्वर माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सभी को एक बार गिनकर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से कुल कितने स्वर निकल के आए हैं, 10। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताए। जबकि यहाँ पर मैं आप सभी को यदि बता दूं, ठीक है, किसकी दृष्टि से बताइए, है ना, लेखन की दृष्टि से। तो लेखन की दृष्टि से क्या होगा कि ये जो एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऋषि दिखाई दे रहा है, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, अम, और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है, अहम।
तो ये 3 स्वरों को और शामिल कर लिया जाए तो ये कुल कितने हो जाएंगे, तो 10 प्लस का 3 बराबर कुल कितना हो जाएगा, 13। तो हम कह सकते हैं कि लेखन की दृष्टि से कुल कितने यानी कि देखा जाए स्वर होते हैं, तो लेखन की दृष्टि से तो टोटल 13 स्वर होते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से कुल कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से ओनली और ओनली सिर्फ 10 स्वर होते हैं। यही यदि मैं बात कर लूँ आप सभी से, क्या बताए, व्यंजन की बात कर लूँ, तो व्यंजन को हम अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं बताए, तो व्यंजन जो है, पहली बात तो यह है कि प्रत्येक व्यंजन जो है स्वर से ही मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताए, लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो किसी भी व्यंजन को हम जब बोलते हैं तो या तो हमारे ओठ आपस में टकराएंगे, या तो दांत आपस में टकराएंगे, या तालू से जीभ जाकर टकराएगी, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाएंगे। सीधा साफ तौर से हम यह कह सकते हैं कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं, यदि वह वर्ण बोलते वक्त हमारे आपस में दांत टकरा जाते हैं, या ओठ टकरा जाते हैं, या हमारी जीभ तालू से जाकर टकरा जाती है, तो वह व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, तो बताइए, व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर व्यंजन की जब हम बात करेंगे, बताए आपका, सबसे पहले हम क वर्ग में देखेंगे, तो क वर्ग में आप देख ही रहे हैं, क ख ग घ अंग। ठीक है, आयत में बात समझ के नहीं बताया इस प्रकार से, है ना। ये आपका च वर्ग है, च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में जब देखते हैं तो ट ठ ड ढ अण, लेकिन इसमें जब हम र बोलते हैं, है ना, जैसे हम यदि क्या लिखते हैं, लड़की लिखते हैं, तो लड़की में हम ये वाला र लगाते हैं, जबकि हम पढ़ाई लिखते हैं तो पढ़ाई में हम ये वाला र लगाते हैं। तो यह दोनों ही रही है, लेकिन क्या बताइए, यह लेखन की दृष्टि से बना गया, तो ये द्विगुणन व्यंजन में रखा गया है। किसमें रखा गया बताइए, द्विगुणन व्यंजन में रखा गया है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, तो ये त वर्ग है, त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में जब देखते हैं तो प वर्ग में प फ ब भ और ये आपका म। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ में य र ल व, और ये उसमें व्यंजन में आपका स स और ये ह, और संयुक्त व्यंजन में आपका अक्ष अत्र ज्ञ और ऋषि। इस प्रकार से ये सारे क्या है बताए, तो ये सारे आपके व्यंजन हैं। क्या बताए, व्यंजन हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि लेखन की दृष्टि से बात करेंगे, और दूसरा आपका उच्चारण की दृष्टि से भी बात करेंगे। किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर की ओर मैंने बताया ही है कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में कितने बताइए, 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बताए, 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 तो स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। तो 10 स्वरों के बारे में अच्छे से मैं चर्चा कर चुका हूँ कि वो 10 स्वर कौन कौन से हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि इसके ऊपर बताइए, ये जो आपके 35 व्यंजन है, कि ये 35 व्यंजन कौन कौन से, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देख ही सकते हैं आप यहाँ पर आपका अब हम गिनते हैं। पहले क वर्ग में हम गिनेंगे, किसमें, कौन से वर्ग में गिनेंगे, क वर्ग में। क वर्ग में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और दो द्विगुणन को ले लेते हैं बताइए। तो 33 के बाद 33 के बाद आपका ये 34 और 34 के बाद आपका 35। तो इस प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से कुल कितने बताइए, तो 35 व्यंजन आ गए हैं। इसकी दृष्टि से बताए तो उच्चारण की दृष्टि से टोटल 35 व्यंजन आप सभी के सामने आ गए हैं। अब सर बोलेंगे तो संयुक्त व्यंजन वाले इनको नहीं ज्ञात करेंगे क्या, तो इसको लेखन की दृष्टि से ज्ञात करते हैं। किसकी दृष्टि से ज्ञात करते बताए, तो लेखन की दृष्टि से ज्ञात करते हैं। अब लेखन की दृष्टि से हम यहाँ पर देखेंगे बताए, तो लेखन की दृष्टि में भी हम सभी ने आपके सामने रखा ही है। ठीक है, तो लेखन की दृष्टि से आप सभी देख ही सकते हैं कि लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों में 13 तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 13 स्वर कौन कौन से हैं, 10 तो पहले से ही है, आप अ से लाकर अहम तक जग जाएंगे, लेकिन आपका एक ऋषि जाकर जुड़ जाता है अहम और ये अहम। ठीक है, इस प्रकार से ये लेखन की दृष्टि से में गिने जाते हैं।
अब ये 35 व्यंजन तो पहले से ही है, कितने बताइए 35, और साथ ही क्या बताइए यहाँ पर आपके 4 और संयुक्त व्यंजन आकर जुड़ जाते हैं। तो 4 को और जब प्लस कर ले तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाती है बताइए 39। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताए थे। 35 व्यंजन है और ये 4 संयुक्त व्यंजन है। 35 व्यंजन वाली श्रेणी में हम जब देखते हैं बताइए संयुक्त व्यंजन में जब हम देखते हैं तो संयुक्त व्यंजन में आपका ये अक्ष, त्र, ज्ञ और ये आपका है ना स्वर। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और आपका स्वर। अब कभी कभी प्रश्न ये आता है कि जो अक्ष है, क्या बताए अक्ष ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो अक्ष आपका आधा क और ये पूरा षटकोण का सम, इससे मिलकर बना है, क्या बताए आपका अक्ष। लेकिन कभी ये आता है कि त्र किससे मिलकर बना है? तो त्र आधा त और पूरा र। ज किससे मिलकर बना है? तो आधा ज और पूरा य। और स किससे मिलकर बना है? तो आधा शक्कर का स और पूरा र। इनसे मिलकर ये बने हुए हैं। तो इनका आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस वर्णमाला का यानी कि बेसिक समझ में आया होगा। चलो और भी देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम स्पेशली बात करते हैं, क्या बताइए स्वर यानी कि जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? वॉवेल्स। क्या बोल सकते हैं? वॉवेल्स। तो अब देखते हैं कि क्या होते हैं स्वर। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर जैसा कि बताया ही गया है और क्या बताया गया है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, क्या बताइए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बताइए? स्वर कहलाते हैं। आप मैं यहाँ पर बताऊं तो परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। मतलब स्वरों की संख्या कुल मिलाकर उच्चारण और लेखन की दृष्टि से कितनी मानी गई है बताइए? तो 13 मानी गई है। तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर होते हैं, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी निकल के आती है? ओनली बताए तो 10 निकल कर आती है। ये बात भी हमने यहाँ पर समझा दी है। अब यहाँ पर जो 10 स्वर आते हैं वो आपका अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर इस प्रकार से टोटल जब आप देखते हैं तो कितनी संख्या निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। मैं एक बार और गिन के बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप देखते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से कुल कितने स्वर आते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से ओनली और ओनली 10 ही स्वर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि जो स्वर है उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बताइए और कौन कौन से वो भाग है? तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण के आधार पर जब हम देखते हैं तो स्वरों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका क्या बताए? मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर बताइए? तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर भी जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बताए? तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। इस प्रकार से मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे किसको बताइए? ह्रस्व स्वर को देखेंगे। तो जिनके उच्चारण, क्या बोला गया है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या बोला है? कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि सिर्फ एक मात्रा का ही समय लगता है। कितने मात्रा का? एक मात्रा का ही समय लगता है। उसे हम क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। यानी कि जब आप देखते हैं यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है अ, और अ के बाद छोटी ई और छोटी के बाद छोटा उ। तो इसमें क्या बताए? एक ही एक मात्रा है और इनको जब हम बोलते हैं तो बहुत ही कम समय लगता है। यानी कि अ कम समय लगेगा, ई कम समय लगेगा, उ कम समय लगेगा। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं बताए? आपका ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं बताए? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी बताए? दीर्घ स्वर की। किसकी बात करेंगे? दीर्घ स्वर की। दीर्घ मतलब थोड़ा सा बढ़ना। तो यहाँ पर जैसे बताया ही गया है और वो क्या बताया गया है? और वो क्या बताया गया है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर, क्या बताइए? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो क्या कहलाता है बताइए? आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताए। यानी कि इसमें अब क्या होगा? तो मात्राएं बढ़ जाएगी। पहले अ था, अब अ के बाद हम आ बोलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा।
पहले छोटी ई थी, ई और ई, तो थोड़ा लंबा उच्चारण जाएगा। पहले छोटा ऊ था, अब बड़ा ऊ, तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। फिर ए, ऐ, ओ, औ और आपका आ। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताइए। तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं बताइए? तो ये सब आते हैं दीर्घ स्वर की श्रेणी में। दीर्घ स्वर के बाद यदि हम देखते हैं क्या बताए, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं बताए? तो आपका प्लुत स्वर कहलाता है। और प्लुत स्वर का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं बताए? किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बताए? तो आपका प्लुत स्वर का। आने की जैसे यदि मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँ, तो मान लीजिए हम बोलते हैं क्या बताए, राम। क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम राम बोलेंगे तो राम, ठीक है, इतनी बात समझ के बताइए। यहाँ पर रा के बाद हम लंबा आलाप लेंगे बताइए, है ना, उच्चारण निकल जाएगा राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दीर्घ 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 इस प्रकार से लंबा उच्चारण बढ़ता जाएगा। तो राम, यहाँ पर हमने पुकारने में कौन से स्वर का प्रयोग किया बताया? तो पुकारने में हमने कौन से स्वर का प्रयोग किया बताया? तो पुकारने में हमने प्लुत स्वर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो स्वरों के वर्गीकरण में ये हमने पहला देखा अभी क्या बताया, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर, जिसमें हम तीन भागों को बांटने पड़े, जिसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, आपका हासु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद और हम आगे की ओर देखते हैं बताइए। तो पहला मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर हो गया है। अब ये आपके सामने दूसरा है, और वो क्या है बताइए? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर बताइए? जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम इन स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं बताइए? तीन भागों में, जिसमें पहला आपका अग्र स्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर और तीसरा आपका पश्च स्वर। तो इस प्रकार से जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम स्वरों को कितने भागों में बांट लेते हैं? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम स्वरों को तीन भागों में बांट लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, और वो किसको देखेंगे बताइए? अग्र स्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? अग्र स्वर को। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम आता है, जीभ का कौन सा भाग आता है बताइए? अग्र भाग काम आता है, वो क्या कहलाता है बताइए? आपका अग्र स्वर कहलाता है। जिसमें आपका क्या आएगा? ई, ए, ऐ। ठीक है, क्या बताइए? ई, ऐ। जब आप इसको बोलते हैं बताइए, तो जीभ का कौन सा वाला भाग काम में आता है बताइए? जीभ का आगे वाला ही भाग काम में आता है। आप थोड़ा सा बोल के देख लीजिएगा, अ, ई, ए, ऐ। ठीक है, तो ये कौन से स्वर आते हैं बताए? आपके अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्र स्वर के बाद हम किसको देखेंगे बताइए? तो अग्र स्वर के बाद हम देखेंगे मध्य स्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? मध्य स्वर को देखेंगे। तो मध्य स्वर में क्या है, आप देख सकते हैं कि जी स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम में आता है। ठीक है, अग्र स्वर में क्या है बताइए? तो उच्चारण में आगे वाला भाग काम में आ रहा था, और मध्य भाग में क्या बताइए? जीभ का मध्य वाला भाग काम में आ रहा है। जब आ बोलते हो, अब अ बोलते हो, आप क्या बोलते हो? अ बोलते हो, तो जीभ का कौन सा वाला भाग काम में आ रहा है? आपका मध्य वाला ही भाग काम में आ रहा है। तो मध्य स्वर में आपका ओनली और ओनली कौन सा आएगा बताए? तो आपका अ आएगा। ठीक है, तो ये आपका मध्य स्वर भी हो गया है। मध्य स्वर के बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर बताए? पश्च स्वर के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे बताए? पश्च स्वर के ऊपर बात करेंगे। अब पश्च स्वर में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम में आता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम में आता है बताए? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम में आता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बताइए? आपका पश्च स्वर कहलाता है। अब जब आप बोलते हो आ, तो पीछे की ओर बताइए, क्या बताए? आपका पीछे से आवाज निकलती, पश्च भाग से आपकी आवाज निकलती आ। आ के बाद जब बोलते हो ऊ, क्या बोलते हैं आप? ऊ, तब भी आपकी पीछे से आवाज आती है। और ओ के बाद फिर से आप बोलते हो ऊ, तब भी आपकी आवाज पीछे से आती है। और ओ के बाद आप बोलते हो ओ, तब भी आपकी पीछे से आवाज आती है। और ओ के बाद आओ बोलते, तब भी आपकी पीछे से ही आवाज आती है। और आ के बाद आपका ओ के बाद आपका आ बोलते हो, तब भी आपकी आवाज पीछे से ही आती है। यानी कि ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? आपके पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। पश्च स्वर के बाद हम आगे की ओर जब देखते हैं बताए, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का ये भाग खत्म हो जाता है। फिर हम किसकी ओर बात करेंगे बताइए? तो हम बात करेंगे किसके बताइए? मुख द्वार के खुलने के आधार पर। यानी कि मुख द्वार के खोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। तो मुख द्वार के खोलने के आधार पर स्वर जो है बताइए 4 प्रकार के होते हैं। आपका विवर्त, अर्धविवर्त,
है ना, अर्ध संवर्त और आपका संवर्त। इस प्रकार से मुख द्वार के खोलने के आधार पर ये जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते बताए आपके, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका विवर्त और अर्धविवर्त और अर्ध संवर्त और आपका संवर्त। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी को देखेंगे बताइए। तो जिन स्वरों के उच्चार, पहले हम किसको देखेंगे बताइए, तो पहले हम देखेंगे विवर्तों के देखेंगे, मतलब ओपन, क्या बताए, ओपन। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक, क्या कहा गया बताइए कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उससे आप क्या कह सकते हैं बताइए, तो उससे आप क्या कह सकते हैं, विवर्त कह सकते हैं। अब जब आप बोलते हो आ, तो आ जब बोलते हो तो आपका मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। क्या बोलते हो तब बताइए, जब आप क्या बोलते हो, आ बोलते हो, तो आपका मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। मतलब ये जो आ है वो कौन सी श्रेणी में आपका आएगा, विवर्त यानी कि ओपन की श्रेणी में आएगा। आप विवर्त के बाद अब जब आगे की ओर देखते हैं तो हम किसके ऊपर बात करेंगे, अर्धविवर्त की बात करेंगे, यानी कि हाल्फ ओपन। मुंह तो खुलेगा लेकिन पूरा नहीं खुलेगा, आधा खुलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप बात चलेगी। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, क्या कहा गया है कि जिन स्वरों में मुख द्वार आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं हम बताए, अर्धविवर्त कहते हैं या फिर हाल्फ ओपन कहते हैं। अब जब आप बोलते हो, क्या बोलते हो बताइए, ठीक है, आप आ बोलते हो, आप ए बोलते हो, आप औ बोलते हो, आप आ बोलते हो, तो मुंह को पूरी तरह से खोलना तो चाहते हो लेकिन मुंह पूरी तरह से खोल नहीं पाता है, उससे आप लोग क्या कह सकते हैं बताए, तो अर्ध विवर्त बोल सकते हैं, यानी कि हाल्फ ओपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अर्धविवर्त में भी आपने देख लिया। अर्धविवर्त के बाद हम देखते हैं किसको देखेंगे बताइए, तो अर्ध संवर्त को देखते हैं, किसको देखते हैं बताइए, अर्ध संवर्त को देखते हैं। अर्ध संवर्त में क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है, क्या बोल रहा है बताइए कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उससे आप क्या कह सकते हैं, अर्ध संवर्त के हाल्फ क्लोज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाल्फ, है ना, हाफ क्लोज बोल सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे आप हाफ क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। आप जब आप बोलते हो क्या बताए, ए, और आप क्या बोलते हो, ओ, ठीक है बताए, तो मुख क्या बताए आधा बंद रहता है, तो ये अर्ध स्वर्त की श्रेणी में आता है। अब ये अर्ध स्वर्त के बाद अब आगे की ओर जब देखते हैं बताए, तो आपका क्या आएगा बताए, तो ये संवर्त आएगा, मतलब क्लोज, लगभग क्या बताए पूरी तरह से बंद होने के ही कगार पर चलेंगे। अब जब आप देखते हैं बताए और क्या देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, क्या बताए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे आप क्या कहते हैं, संवर्त कहते हैं। जैसे कि यदि आप देखते हैं ई के बाद ई और आपका ऊ और ऊ के बाद आपका बड़ा ऊ, तो ई ऊ ये किसकी श्रेणी में आते हैं बताए, ई ऊ ये आपका संवर्त की श्रेणी में आते हैं, यानी कि मुख द्वार के खोलने के आधार पर कौन सी श्रेणी में आते हैं बताए, तो यह संवर्त की श्रेणी में आते हैं। अभी तक स्वरों के वर्गीकरण में हम तीसरा वर्गीकरण देख चुके हैं, और तीसरा वर्गीकरण क्या था आपका, मुख द्वार के खोलने के आधार पर, इससे भी हम समझ चुके हैं। अब आगे की ओर देखते हैं बताइए, ठीक है। तो ये चौथा है बताइए, और चौथा क्या है बताइए, ओठ की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर बताइए, तो यह ओठ की स्थिति पर के आधार पर। और ओठ की स्थिति के आधार पर जब आप देखते हैं बताइए, तो वास्तव में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आपका अवर्तमुखी और दूसरा आपका वर्तमुखी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है बताइए कि व्रत का मतलब क्या होता है बताइए, ठीक है। तो व्रत का मतलब मैं आप सभी को थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। व्रत का मतलब क्या होता है, गोला। ये क्या है बताइए, एक गोला है। अब ये जो गोला है बताइए, ठीक है, ये एक प्रकार के बताइए व्रत है। अब हम जब मुंह को खोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है बताइए कि हमारा मुंह पूरी तरह से गोल हो जाता है, और कभी कभी क्या बताए हमारा मुंह पूरी तरह से गोल नहीं होता है। अब मान लीजिए मुंह है बताइए पूरी तरह से गोल है, और यदि पूरी तरह से नहीं खुलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसे 2 प्रकारों में हम बांट सकते हैं, जिसमें एक क्या रहेगा आपका व्रतमुखी और एक क्या रहेगा आपका अव्रतमुखी रहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ जो है गोलाकार नहीं होते हैं, यानी कि व्रतमुखी नहीं होते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, अव्रतमुखी कह सकते हैं। जैसे यदि आप बोलते हो अ बोलते हो, क्या बोलते हो, अ बोलते हो, आ बोलते हो, ई बोलते हो, ई बोलते हो, ए बोलते हो, आई बोलते हो,
तो इन स्वरों को बोलते वक्त हमारा मुंह या हमारे ओठ पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताइए, यानी कि गोला नहीं बनता है, गोल नहीं होता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अवर्तमुखी कह सकते हैं। ठीक है, नोट करते चलेंगे आप। ठीक है, और कभी आप चाहो तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उन चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, उनसे जुड़िए जो आपके काम के हैं, और मेरे ख्याल से ये चैनल भी आप सभी के लिए बहुत ही काम का है। तो भी अवर्तमुखी को देख चुके हैं, और ये कौन सा है आपका, आप दूसरा व्रतमुखी। व्रतमुखी में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। अब यहाँ पर अवर्तमुखी में क्या बताए, ओठ गोलाकार यानी कि नहीं हो पा रहे थे, बताए व्रतमुखी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या बताए, मुंह कैसा होगा, यानी कि ओठ कैसे हो जाएंगे, आपके गोलाकार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को एग्जाम्पल देकर बता ही देता हूँ। ठीक है, बताइए, जब आप ऊ बोलते हो, क्या बोलते हो, ऊ, तो आपका मुंह कुछ मात्रा में गोल हो जाता है। उसके बाद आप फिर से ऊ बोलते हो तब भी आपका मुंह गोल हो जाता है, ओ बोलते हो तब भी गोल हो रहा है, ओ बोलते हो तब भी गोल हो रहा है, और यानी कि आ बोलते हो, ये आ है, इस प्रकार से जो हम आ लिखते हैं। ठीक है, ये वाला आ है। ठीक है, तो आ बोलते हो तब भी आपका मुंह क्या बताए, गोल हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ऊ, ऊ, ओ, और आ, ये कौन सी श्रेणी में आएंगे बताए, तो आपके ओठ की स्थिति के आधार पर व्रतमुखी श्रेणी में आएंगे। अब हम पांचवा देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं बताए, तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। बहुत सारे स्वर ऐसे हैं जिन्हें जब हम बोलते हैं तो हवा केवल मुंह से निकलती है, लेकिन बहुत सारे स्वर ऐसे भी हैं जिन्हें जब हम बोलते हैं तो हवा ओनली और ओनली केवल मुंह से न निकलते हुए नाक से भी निकलती है। कहाँ से निकलती है, नाक से भी निकलती है, मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर हम स्वरों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बताइए, दो भागों में बांटते हैं, जिसमें आपका पहला निर्नासिक या जिसे आप मौखिक स्वर भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपका अनुनासिक स्वर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको समझेंगे बताए, तो आपका निर्नासिक मौखिक स्वर को समझेंगे, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर को समझेंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो, क्या बोला है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो, उसे आप क्या कहेंगे बताए, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहेंगे। जैसे आप बोलते हो अ, आ, ई, तो इनमें क्या बताए, हवा केवल और केवल कहाँ से निकलेगी बताइए, आपकी मुंह से ही हवा निकलेगी। मुख्य रूप से यह है कि जहां पर आपका चंद्र बिंदु न लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ ना बताइए, आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ नहीं हो। ठीक है, वहां पर हवा ओनली और ओनली कहाँ से निकलेगी बताए, तो आपकी मुंह से निकलेगी। लेकिन जहां पर आपके यानी कि देखा जाए कहीं कोई सा भी वर्ण हो, वहां पर चंद्र बिंदु अगर लगाव मिल गया तो वहां पर हवा क्या करेगी बताए, आपकी मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। कहाँ से निकलेगी बताए, नाक से भी निकलेगी। ठीक है, तो अपन ने निर्नुनासिक को देख लिया है, अब हम किसको देखेंगे, अनुनासिक स्वर को भी देखेंगे। किसको देखेंगे, अनुनासिक स्वर को। तो चलो देखते हैं अनुनासिक स्वर में क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ क्या बताइए, नाक से भी निकलती हो, क्या कहा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, क्या कहलाते हैं, आपके अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आप सभी को समझा दिया है कि ऊपर क्या लगी हो बताइए, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो वहां पर हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, कोई सा भी वर्ण क्यों ना हो, यदि उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वहां पर हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हवा के मुंह से निकलने के आधार पर भी हमने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया है। एक आपका निर्नुनासिक होता है और दूसरा आपका अनुनासिक होता है। स्वरों के वर्गीकरण में हम पांचवा वर्गीकरण देख चुके थे, जो कि किसके आधार पर था बताया आपका, तो हवा के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर। एक छठा है, और एक किसके आधार पर, आपका घोषत्व के आधार पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि घोष का अर्थ क्या है। तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। क्या कहा गया बताइए, कि घोष का अर्थ क्या है, स्वर तंत्र में ध्वनि का क्या बताए, कंपन। ठीक है, मतलब जब हम स्वर को बोलते हैं तो बहुत सारे वर्णों में कंपन होता है और बहुत सारे में कंपन नहीं होता है। तो इस घोषत्व के आधार पर भी क्या होता है बताए, तो इस घोष को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका एक होता है अघोष और दूसरा आपका होता है सघोष।
अब अघोष क्या होता है, वो सघोष क्या होता है, इसको भी समझिए। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब जिन स्वरों को बोलते हैं और उन स्वरों को बोलते हुए क्या बताए, कंपन न होता हो, ठीक है बताए। और ऐसा क्या बताए, तो हर वर्ग का पहला और आपका क्या बताए, दूसरा व्यंजन। पहले बात तो ये मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, बताइए ठीक है, कि जितने भी जो स्वर है ना, उनमें कंपन जरूर होता है। क्या बताए, कंपन जरूर होता है। तो जितने भी ये जो स्वर है उनमें कंपन होता है, मतलब वो अघोष की श्रेणी में नहीं आते हैं। किसकी श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अघोष की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर कंपन होता हो तो सघोष, कंपन नहीं होता है तो अघोष, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्वर तो आप जानते हैं कि अघोष की श्रेणी में आएंगे नहीं, आएंगे क्या बताए, तो व्यंजन ही आएंगे। और व्यंजन में भी कौन कौन से वर्ण आते हैं बताए, उसको भी अगर देखें तो प्रत्येक वर्ग, जैसे यहाँ पर जब आप देखते हैं बताए, हर एक वर्ग होता है। जैसे आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना, इस प्रकार से। तो इन सभी वर्गों का जो आपका पहला और दूसरा, ठीक है। जैसे क वर्ग में आप देखते हैं तो क वर्ग में आपका क और आपका ख। अगर आप देखते हैं च वर्ग में तो आपका च और दूसरा आपका छ, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी में आएंगे बताए, तो यह आपके अघोष की श्रेणी में आएंगे। मतलब यहाँ पर कंपन नहीं होगा। क बोलेंगे आप, ख बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा, लेकिन क बोलेंगे तो आप में कंपन जरूर होगा, ठीक है। तो जितने भी जो हर वर्ग है, कोई सा एक वर्ग नहीं बताए, हर वर्ग है, हर वर्ग का पहला और आपका दूसरा जो व्यंजन होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, आपका अघोष की श्रेणी में आता है। आप सघोष में बात कर ले तो सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, मतलब जहां पर कंपन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सघोष कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब कोई सा भी वर्ग हुआ वहां का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, आपका सघोष। जैसे अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ, ठीक है बताइए, तो ये आपका क वर्ग हुआ। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है बताइए, तो आपका अघोष कहलाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे क वर्ग में आप देखते हैं तो क वर्ग में आपका क्या क्या आ जाएगा, ग, घ और अंग। ये किसकी श्रेणी में आएंगे बताए, तो सघोष में आएंगे। च वर्ग में ज, झ और इयम। ट वर्ग में आप इधर से देखते हैं तो द, ध, अ। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं बताए, तो आपके सघोष में आते हैं। और जितने भी जो स्वर है ना बताइए, स्वर कौन सी श्रेणी में आते हैं बताइए, तो सभी स्वर जो है बताइए आपके, है ना, सघोष ध्वनियों में आते हैं। कौन सी ध्वनियों में आते हैं बताइए आपके, बताइए, तो सघोष ध्वनि में आते हैं। तो इस बात को आप नोट करना न भूलें। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।